हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 4 की, जिसका नाम है CWSN के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल, जिसको हम वन शॉट में कवर करने वाले हैं और वो सारे टॉपिक्स देखेंगे जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं। अब चैप्टर के नाम पर नजर हम डालते हैं, जो कि अपना है CWSN के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल। तो CWSN का मतलब होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल आवश्यकताओं की, विशेष आवश्यकताओं की जरूरत होती है, ताकि वो भी क्या करें, शारीरिक शिक्षा और खेल के लाभ उठा सके, है ना। और CWSN वाले बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं समाज के बाकी बच्चों से अलग होते हैं, चाहे वो व्यक्ति कोई व्हील चेयर पर है या बच्चा व्हील चेयर पर है और किसी की सोचने समझने की क्षमता उसकी उम्र के हिसाब से नहीं है, वो सब CWSN कैटेगरी में आते हैं। तो इनके लिए अलग नियम फॉलो होते हैं, इनके लिए एक अलग शिक्षा का मॉडल बनाया जाता है, जो आपको इस चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, आगे बात करें। अगर आपको फ्री PDF नोट्स आपको टेलीग्राम पे जुड़ जाना है, क्लास 11 ESP इस नाम से सर्च करोगे मिल जाएगा। तो सबसे पहले टॉपिक की हम बात करते हैं अक्षमता और विकार की अवधारणा, मतलब कि अक्षमता और विकार का कंसेप्ट क्या है। अक्षमता मतलब सिंपल सा होता है, अगर आप नाम से जानना चाहो, अक्षमता का मतलब होता है डिसएबिलिटी और विकार का मतलब होता है डिसऑर्डर। नाम में ही बहुत गहराई है, यानी आप किसी काम को करने में सक्षम नहीं हो तो वो अक्षमता हो जाती है आपकी, है ना। मैं बोलूं कि आपके अंदर ये क्षमता है करने की, लेकिन मैं अगर बोल दूं आपके अंदर ये अक्षमता नहीं है इस काम को करने की, तो आपके अंदर क्या है, अक्षमता है ना। और विकार क्या हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिसऑर्डर, मतलब आपका शरीर का ऑर्डर पूरा बिगड़ चुका है, डिसबैलेंस हो चुका है ना। और इसी को क्या बोल देते हैं हम, डिसऑर्डर बोल देते हैं। अभी आगे हम इसको अच्छे से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षमता की। तो देखिए, अगर मैं अक्षमता की बात करूं, उसका मतलब क्या होता है, क्षमता में कमी, यानी आपकी कैपेबिलिटी में जो है कमी है। अब वो कमी कोई से भी हो सकती है, जैसे कि देखो भाई, वो जो कमी है वो शरीर से जुड़ी भी हो सकती है, वो आपके मानसिक रूप से भी जुड़ी हो सकती है, मतलब दिमाग से जुड़ी हो सकती है, वो बौद्धिक रूप से भी हो सकती है, मतलब सोचने समझने की से भी जुड़ी हो सकती है, और वो विकास से जुड़ी है, संवेदी समस्या भी हो सकती है। संवेदी समस्या का मतलब होता है कि देखने सुनने में, महसूस करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज को, ये सारी ही चीजों को हम क्या बोलते हैं, अक्षमता बोलते हैं। ध्यान रखना, अगर किसी कोई भी समस्या है इनमें से एक, तो क्या है, अक्षमता ही है। वो आपको इनकैपेबल करती है किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए। जैसे कि मान लो आपकी आंख खराब है, तो मैं क्या बोलूंगा, आप देखने लायक नहीं हो किसी चीज को, है ना, क्योंकि आपकी आंख खराब है। अगर आप किसी चीज को टच करके महसूस नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप, आपका जो संवेदी, मतलब जो सेंस होते हैं ना आपके, जैसे कि भाई हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, स्वाद ले सकते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, मतलब हमारी ये, आप कह सकते हो हमारी संवेदी क्षमताएं होती हैं ये। लेकिन अगर मान लो त्वचा भी हमारी एक सेंस ऑर्गन होता है, अगर मैं किसी चीज को टच करके महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मेरे को प्रॉब्लम है ये वाली, संवेदी वाली। समझ रहे हो आप। तो कहने का मतलब यह, कोई भी समस्या आपको रहती है इनमें से, चाहे वो आपके मन से जुड़ी हो, आपके सोचने समझने से जुड़ी हो, आपके शरीर से जुड़ी हो, वो सब आपकी आपकी क्षमता में कमी लाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, अक्षमता बोलते हैं। ठीक है, समझ आया आपको। और अक्षमता जो है ना, आपको जन्म से भी मिल सकती है या किसी दुर्घटना की वजह से भी हो सकती है ना। आपने देखेंगे बहुत से बच्चे जो बचपन से ही पैरालाइज्ड हो जाते हैं, या उनको कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे क्या होते हैं, वो बाकी बच्चों से थोड़े अलग हो जाते हैं और वो काम करने लायक नहीं रहते हैं, पर्टिकुलर जो दूसरे बच्चे कर लेते हैं। या किसी दुर्घटना के कारण भी आपको अक्षमता देखने को मिल सकती है। मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया, है ना, और आप स्पोर्ट्स एथलीट थे और आप गिर गए रनिंग करते हुए और आपकी हड्डी चटक गई, मतलब टूट गई, तो यहाँ पर ये क्या है, दुर्घटना हो गई, है ना। तो दुर्घटना से भी अक्षमता आ जाती है, या जन्म से भी आपको अक्षमता मिल जाती है। जन्म से कैसे मिलेगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पूरा टॉपिक है अपना ये, ठीक है। अब आगे देखो भाई, जो हमारा ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने क्या बोला अक्षमता के बारे में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अक्षमता वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। तो WHO ने क्या बोला है कि अक्षमता क्या है, बेसिकली एक ऐसी अवस्था कह लीजिए, क्या वह अवस्था कह लीजिए जिसमें व्यक्ति का कार्य करने की क्षमता उसकी कम हो जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आगे देखो, अगर मैं बात करूं विकार की अवधारणा, यानी विकार क्या होता है, डिसऑर्डर किसे कहते हैं। तो विकार को बेसिकली हम किसे जोड़ देते हैं, मानसिक विकार से जोड़ देते हैं। बट विकार आपका हर तरीके से देखा जाता है। मान लो आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लो कि आप नॉर्मली जब खड़े होते हो ना, आपके घुटने टकराते हैं, घुटने जो कोई टकराने नहीं चाहिए। ये क्या है, ये विकार है कि इन सब के बारे में 12th में पढ़ोगे। तो विकार आपका मानसिक रूप से भी हो सकता है, आपके शारीरिक रूप से भी हो सकता है। मतलब अगर आपका जो शरीर है, जो आपके जितने भी आप गतिविधियां करते हो, अगर वो डिसबैलेंस हो जा रही है, तो उसी को हम विकार बोलते हैं सीधी भाषा में। ठीक है, आसान भाषा में अगर समझाना चाहूँ तो मैं आपको,
विकार क्या करता है ना, जो डिसऑर्डर होता है वो व्यक्ति के प्रदर्शन को, उसके जो दैनिक दिनचर्या होता है ना, जो उसका डेली रूटीन होता है, उसको काम करने की क्षमता को क्या कर देता है, बाधित कर देता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो आपकी अक्षमता है वो आपकी कहाँ से जनरेट होती है, वो विकार से ही जनरेट होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी विकार शुरुआत में साधारण समस्या जैसा प्रतीत होता है कि यार मान लो कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, सोचते हैं कोई बात नहीं, नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जा ही नहीं रहा, हमारा सर दर्द जा ही नहीं रहा। इसका मतलब समझ लो कि कोई विकार आपको हो सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना? तो उसको टाइम पे हमें दिखा लेना चाहिए। तो कोई भी विकार होता है ना, वो क्या होता है बेसिकली साधारण समस्या जैसा ही दिखता है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जो है, जो इसके परिणाम होते हैं, है ना? वो हमें बहुत डेंजरस देखने लग जाते हैं, घातक दिखने लग जाते हैं, फिर हमें बाद में समझ आता है। अब विकार का ना कोई समय नहीं होता कि आपको इस समय ही होगा, वो कभी भी हो सकता है ना? ये कभी भी आपको प्रभावित कर सकता है जब वो एक स्टेज से ऊपर आ जाएगा। और ध्यान से सुनना, यदि जो विकार का सही समय पर पता नहीं चलता, तो वह आगे चलकर अक्षमता में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? नेक्स्ट हम बात करते हैं अक्षमता के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी की। अगर मैं अक्षमता के प्रकार की बात करता हूं तो दो तरह की अक्षमता हमको देखने को मिलती है, एक शारीरिक अक्षमता और एक होती है अपनी बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक मतलब वही आपके सोचने समझने से रिलेटेड, और शारीरिक अक्षमता यानी आपके शरीर से जुड़ी हुई। तो शारीरिक अक्षमता ऐसी एक प्रकार की अक्षमता है ना, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति सामान्य तौर पर शारीरिक कार्यों को नहीं कर पाता है। मान लो कि जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति चल पा रहा है लेकिन आप चल नहीं पा रहे हो, एक व्यक्ति दौड़ पा रहा है अच्छे से लेकिन आप दौड़ नहीं पा रहे हो, एक व्यक्ति लिख पा रहा है लेकिन आप वैसे लिख नहीं पा रहे हो, है ना? तो मतलब आपके शारीरिक कार्यों में कोई ना कोई आपको विफलता देखने को मिल रही है जो आप नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर शारीरिक अक्षमता है। इसका बहुत सारे रीजन हो सकता है, जन्म से भी आपको हो सकता है या कोई दुर्घटना वगैरह हो जाती है तो भी आपको शारीरिक अक्षमता झेलनी पड़ सकती है ना? और आगे सुनिए ये बौद्धिक अक्षमता। तो बौद्धिक अक्षमता में क्या होता है कि व्यक्ति की मानसिक क्षमता और जो सामान्य विकास है उसमें कमी होती है। मानसिक क्षमता देखो, अगर मैं बोलूँ कि अगर इसमें अगर किसी की कोई एज है, मान लो कोई व्यक्ति 25 साल का है ना? लेकिन वो 25 साल के हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रहा, वो अभी भी 15 साल, 10 साल के बच्चे की तरह बोल रहा है ना? उससे कोई सवाल पूछो तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह जवाब दे रहा है। ये मतलब उतना मैच्योरिटी लेवल नहीं आया है। तो हम पता है क्या बोलते हैं? इसको बौद्धिक अक्षमता बोलते हैं, क्योंकि उसका बौद्धिक विकास नहीं हुआ, क्योंकि उस एज में, उस उम्र में जो विकास होना था, वो विकास नहीं हुआ। है ना? यानी कि व्यक्ति का सामान्य विकास जो उस टाइम पे होना था वो नहीं हुआ, तो उसकी मानसिक क्षमता में कमी है एक तरीके से। तो मानसिक क्षमता डायरेक्टली जुड़ी होती है बौद्धिक अक्षमता से, ध्यान रखना। और मानसिक क्षमता में कमी है, इट मीन्स आपका जो सामान्य विकास है वो रुका हुआ है। ये आपकी बौद्धिक अक्षमता को क्रिएट करती है, और बाकी लोगों से आप सोचने समझने में कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? अब आगे देखो, अगर मैं बात करूँ अक्षमता के कारण क्या होते हैं, भाई आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, भाई जो जितनी भी इनकैपेबिलिटीज है, अक्षमता है, ये जनरेट कहाँ से होती है, ये क्यों किसी के अंदर होती है? देखो बहुत सारे कारण होते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला होता है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग ऐसा रोग होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति से फैल जाता है, या मतलब ट्रैवल कर करके किसी को भी हो सकता है। मान लो मेरे को कोई डिसीज है, कोई रोग है, और मेरे कॉन्टेक्ट में कोई आएगा, है ना? तो उसको भी वो रोग हो सकता है, और जो नुकसान मेरे शरीर को हो रहा था वो उसके शरीर को भी होगा। तो ऐसे क्या, जैसे कोविड था, कहते हैं ना वो संक्रामक रोग था, मतलब किसी व्यक्ति के संपर्क में वो फैल जाता था, फिर आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो धीरे-धीरे कम खत्म हो जाता था बॉडी के अंदर, और आपकी जो बॉडी है वो एकदम से रेस्ट पे आ जाती थी बिल्कुल, है ना? और धीरे-धीरे व्यक्ति चला जाता था। तो संक्रामक रोग बेसिकली क्या करता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाता है। तो इससे भी क्या आपको अक्षमता देखने को मिल सकती है, ये ध्यान आपको रखना है। और अगला है वंशानुगत। वंशानुगत मतलब होता है कि आपको जो अक्षमता है ना, आपको अपने पेरेंट्स से मिली है। मान लो कि 2 विकलांग पेरेंट्स हैं, मान लो कि मम्मी-पापा में से पापा विकलांग है, या मम्मी विकलांग है, और जो उनका बच्चा होता है ना, तो वो जीन्स जो हैं, वो हमें बच्चे में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि कई बार जो अक्षमता है, वो वंशानुगत भी देखने को मिल जाती है, ये ध्यान रखना, है ना? तो कुछ अक्षमता माता-पिता से बच्चों में डायरेक्ट आ जाती है, जीन के माध्यम से, ये ध्यान रखना है। अगला है मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ। मान लो कि जो व्यक्ति है या बच्चा है ना? उसको टेंशन है, उसको अवसाद है, मतलब डिप्रेशन में है वो, है ना भई? उसको चिंता हो रही है और तनाव बढ़ता जा रहा है, तो ये भी क्या करता है, अक्षमता में कमी कर देता है। अगर आप जितना ओवरथिंकिंग करोगे, कुछ जितनी चिंता लोगे, है ना? बिना मतलब की, तो वो कहीं न कहीं आपका मानसिक विकास रोक रहा है। ध्यान रखना, आपकी बौद्धिक क्षमता को कम कर रहा है। आप जो
एक्शन ड्रिवन थे, मतलब कि आप एक्शन लेने से ज्यादा आप सोच ही रहे हो जो आपकी बॉडी को अंदर ही अंदर खराब कर रहा है। तो किसी पर्टिकुलर काम के बारे में अगर ज्यादा सोचोगे, चिंता रहोगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, तो आप जो है किसी काम करने के लायक नहीं बचोगे, ये ध्यान आपको रखना है। तो यही यहाँ पे बताया गया, जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं वो हमें कई बार अक्षमता की तरफ ढकेल देती है, समझ रहे हो आप बहुत लोग को देखना कि भाई जो अपने स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे बड़े अच्छे थे, टॉपर टाइप थे, बढ़िया बोलते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है वो बच्चे जो है, जो व्यक्ति जो है वो बिल्कुल, मान लो कि बिल्कुल नीचे गिर चुका है वो, है ना? उसका उठना बड़ा मुश्किल हो चुका है अब लाइफ में। तो इसका मतलब समझ रहे हो? जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ज़िंदगी में पहले कुछ कर लेते हैं अगर एकेडमिक्स में, लेकिन बाद में बहुत टेंशन में रहते हैं कि यार क्या होगा अगर मेरे से ये नहीं हुआ? तो ये सोच-सोच के अपने शरीर का नुकसान वो कर लेते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, अक्षमता उनके अंदर आ जाती है, ध्यान रखना है। तो मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता जैसी समस्याएँ व्यक्ति की कार्य क्षमता और विकास को प्रभावित करती हैं। तो ये भी अक्षमता का कारण हो जाता है। अगला है भाई गलत टीकाकरण या गलत दवा का उपयोग, है ना? मान लो बचपन में आपको गलत टीका लगा दिया, क्योंकि बच्चों का टीकाकरण होता है, या आप थोड़े बड़े हुए जब आपको कोई गलत इंजेक्शन लगा दिया, तो इससे भी वही जो है अक्षमता आ सकती है, क्योंकि गलत दवा का उपयोग कर लिया, ठीक है? जो आपको नहीं देनी चाहिए थी, तो डॉक्टर की वजह से हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इस वजह से आपको अक्षमता देखने को मिल सकती है। अब आगे चले भाई, कुपोषण। कुपोषण क्या होता है? जिसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन, मतलब आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं अपने डाइट में, अपने खाने के अंदर। तो प्रॉपर क्या हो, पोषक तत्व वो जो आपकी बॉडी को ग्रो करे। लेकिन अगर वही क्या आपको प्रॉपर पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, है ना? आपको जो है खाने में ऐसा प्रोटीन वगैरह नहीं मिल रहा जो आपकी बॉडी को ग्रो करे, तो अब क्या होगा? कुपोषित हो जाओगे, आप पतले ही रहोगे, कंकाल दिखोगे आप। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर का और मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे खाने में वो पोषक तत्व, या आप कह लो कि जो हमारे शरीर को ग्रो करेंगे वो एलिमेंट्स नहीं है, वो तत्व नहीं है। है ना? तो हमारा शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, जो कि हमको क्या करता है, अक्षमता की तरफ ढकेलता है, ध्यान रखना। है ना? आपने देखा होगा जो कुपोषित व्यक्ति होता है वो कितना ढीला-ढाला व्यक्ति होता है ना? वो किसी काम को करने का उसका दिल नहीं करता, एक तरह से उसमें अक्षमता ही तो है भाई, ध्यान रखना है, एनर्जेटिक नहीं फील करता है ये व्यक्ति। तो कुपोषण भी जो है अक्षमता का कारण होता है। अगला है युद्ध। क्या होता है कि बहुत जगह आपको युद्ध देखने को मिलते हैं कि आपने अगर युद्ध फेस करा हो, है ना कभी? ऐसे मतलब कि मान लो ऐसी कंट्री है, 2 कंट्री के बीच में युद्ध हो रहा है और आप उसी कंट्री के नागरिक हो, तो उस युद्ध का आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखना। मानसिक तौर पर तो आपको प्रभावित करता ही है वो युद्ध, ठीक है? आप मानसिक रूप से बेचैन हो ही जाओगे, परेशान हो ही जाओगे, बाकी आपको शारीरिक चोट भी लग सकती है युद्ध के दौरान। समझ रहे हो आप? तो युद्ध भी क्या होता है, आपकी अक्षमता का कारण बनता है। तो ये कुछ मैंने आपको 6 रीज़न्स बताए जिससे अक्षमता होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है भाई? ठीक है, देखो, अब हम बात करते हैं रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का अर्थ। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा को हम अनुकूलित शारीरिक शिक्षा भी हम बोलते हैं, ठीक है? रूपांतरित शारीरिक शिक्षा को हम अनुकूलित शारीरिक शिक्षा भी हम बोलते हैं। तो देखिए, रूपांतरित मतलब क्या होता है? परिवर्तन। रूपांतरित मतलब क्या होता है? परिवर्तन यानी बदलाव। तो हमने क्या करा है, जो शारीरिक शिक्षा हम नॉर्मल बच्चों को देते हैं ना, फिजिकल एजुकेशन जो नॉर्मल बच्चों को हम पढ़ाते हैं, रूपांतरित का मतलब क्या है? बदल दिया। तो हमने क्या करा, जो सी डेवलुएशन वाले बच्चे हैं, उनकी नीड के हिसाब से, उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से हमने उसको बदल दिया। किसको? शारीरिक शिक्षा को। तो इसी को बोल देते हैं रूपांतरित शारीरिक शिक्षा, ये ध्यान रखना है। तो देखिए, तो अक्षमता से प्रभावित छात्रों की रुचियों, उनकी क्षमताओं और सीमाओं के अनुसार खेलों और शारीरिक गतिविधियों में क्या करना होता है हमें, इस तरह बदला जाता है कि वह उनके लिए उपयुक्त और लाभकारी बन सके। समझ रहे हो आप? तो हम जो भी शारीरिक गतिविधियाँ हैं, है ना भाई? तो हम क्या करते हैं, किसके अनुसार बदल रहे हैं हम? हम इन बच्चों के अनुसार बदल रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को देखकर, उनकी क्षमताएँ कितनी हैं, क्योंकि बाकी बच्चों से क्षमता उनकी अलग है ना? उनकी क्षमताओं को देखकर और उनकी लिमिट्स क्या हैं, वो किस लिमिट के ऊपर वो नहीं जा सकते, तो हमको उनकी सीमाओं के अनुसार क्या करना होता है खेलों में, और जो शारीरिक गतिविधियाँ होती है उसमें बदलाव करना होता है और बदला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है भाई? हम बोलते हैं अनुकूलित शारीरिक शिक्षा या रूपांतरित शारीरिक शिक्षा। और ध्यान रखना है क्यों बदला जाता है, ताकि वो उनके लिए उपयुक्त हो, उनके लिए बेटर हो और उनको बेनिफिट मिले इससे। इसलिए जो है ये बदला जाता है, ये आपको समझ आया होगा, क्योंकि जो है बाकी बच्चों से नॉर्मल, मतलब नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनकी तरह ये नहीं होते हैं। तो उनको अगर हम सेम तराजू में तोलेंगे तो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल बच्चे हैं वो आगे निकल जाएंगे जिंदगी में, और ये अपने आपको पीछे समाज में पीछे महसूस करेंगे बाकी बच्चों से।
समझ रहे हो आप? तो ये ऐसा महसूस ना करे और लाइफ में इनको भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी, बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिले, तो इसलिए जो है इनके अनुसार नियम बदले जाते हैं हर गेम के, और शिक्षा मॉडल ही बदला जाता है इनके लिए। ठीक है, आगे देखिए, रूपांतरित या अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य क्या है ना भाई, गोल क्या है बेसिकली। देखिए, तो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य है, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को उनकी अक्षमता की परवाह किए बिना एक सुरक्षित सहायक माहौल में शारीरिक शिक्षा गतिविधियों में भाग लेने का अवसर दिया जाए। तो उनके अंदर जो कमी है उसकी परवाह हमें नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है भाई, हमें उसकी परवाह नहीं करनी है, बल्कि उनको एक सुरक्षित और एक ऐसा सहायक माहौल देना है जो उन्हीं के लिए बना हो। क्या हो, उन्हीं के लिए बना हो, और वो क्या कर पाए, वो पार्टिसिपेट कर पाए हर गतिविधियों के अंदर जो फिजिकल एजुकेशन के अंदर होती है, और उनको क्या मिले, लाभ मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। यही क्या है बेसिकली लक्ष्य है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को न्यूनतम बाधाओं के साथ अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है ना, कि जो इस टाइप के बच्चे होते हैं उनको कोई बाधा ना आए, कोई रुकावट ना आए। तो मिनिमम बाधाओं के साथ, मतलब कि न्यूनतम बाधाओं के साथ उनको क्या करना है, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, ताकि वो भी जो है जिंदगी में ग्रो कर पाए। अब सुनो भाई, जैसे पैरा ओलंपिक्स आपने सुना होगा। पैरा ओलंपिक्स किसके लिए होता है? पैरा ओलंपिक्स ऐसे बच्चों के लिए होता है, या ऐसे लोगों के लिए होता है जो बाकी लोगों से अलग होते हैं, बाकी ओलंपिक एथलीट से अलग होते हैं, जिनमें मान लो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मान लो किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कोई उस लेवल पे सोच नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो CWSN वाला बच्चा है। तो इनके लिए भी क्या बनाया गया, ओलंपिक्स बनाया गया, जिसको पैरा ओलंपिक्स बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनमें न्यूनतम बाधाओं के साथ क्या करा जाता है, ऐसा एक सिस्टम बनाया जाता है जिसमें जो है ये अपनी भागीदारी इनकी सुनिश्चित हो जाए। तो पैरालंपिक्स इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं रूपांतरित या अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। हमने लक्ष्य की तो बात कर ली, उद्देश्य क्या है। तो पहले उद्देश्य की अगर मैं बात करूं, शारीरिक शिक्षा की सेवाएं प्रदान करना। शारीरिक शिक्षा की फिजिकल एजुकेशन की जो शिक्षा नॉर्मल बच्चे को मिलती है वो इनको भी मिले, है ना, ये हमें प्रदान करना है। उसके बाद गामक कौशल का विकास करना है। क्या होता है गामक कौशल? तो गामक कौशल का मतलब होता है मोटर स्किल्स। क्या होता है? मोटर स्किल्स। तो मोटर स्किल्स का मतलब होता है कि व्यक्ति जो है, जो बच्चा है, वो क्या कर पाए भाई, चल पाए, दौड़ पाए, है ना, कोई गेम खेल पाए। कहने का मतलब ये है जो उसकी मांसपेशियां हैं वो गति कर पाए बाकी बच्चों की तरह, है ना। लेकिन देखा गया जो CWSN वाले बच्चे होते हैं उनका गामा कौशल का विकास नहीं होता है, मतलब वो उस लेवल पर क्या नहीं कर पाते हैं, अपनी मांसपेशियां, अपनी गति नहीं, मांसपेशियों का यूज नहीं कर पाते, अपनी गति नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब हमें क्या करना है, इसका उद्देश्य है कि गामा कौशल का विकास करना है, यानी कि उनके मांसपेशियों और मस्तिष्क के बीच में एक संतुलन बनाना है, ताकि जब मस्तिष्क सिग्नल दे, है ना, उनकी मांसपेशियों को भाई हमें यहाँ पे ये करना है, हमें यहाँ पर ऐसी मूवमेंट करनी है, तो वो बच्चा जो है कर पाए वो मूवमेंट, है ना। तो ये उद्देश्य है ध्यान रखना रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का। उसके बाद आत्मसम्मान को विकसित करना। आप खुद ने देखा होगा जो ये बच्चे होते हैं कई बार कटे कटे महसूस करते हैं समाज से, कि भाई हम तो अलग है, हमें लोग इतनी इज्जत भी नहीं देते हैं। तो इस मामले में जब उनके लिए रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का कंसेप्ट क्यों लाया गया है, ताकि वो आत्मसम्मान महसूस उनको हो कि हम किसी से कम नहीं है, उनको भी उनकी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब इसलिए जो है इनके लिए एक अलग सा ये मॉडल बनाया गया है, ध्यान रखना। खेलों में सक्रिय भागीदारी में वृद्धि करना, कि इनका जो पार्टिसिपेशन है, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो बढ़े, इसलिए जो है भाई रूपांतरित शारीरिक शिक्षा जो है ये लाया गया है। उसके बाद समाजीकरण का विकास करना। मैंने आपको बताया ना कि भाई अपने आप को थोड़ा अलग अलग महसूस करते हैं बाकी लोगों से, क्योंकि कोई इनके साथ खेलना पसंद नहीं करता है। तो जब सेम तरह के बच्चे आपस में साथ में आएंगे, है ना, गतिविधियों में पार्टिसिपेट करेंगे, तो क्या होगा, वो दोस्त बनाएंगे, आपस में घुलेंगे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, समाजीकरण बोलते हैं। सोशल हो जाएंगे बच्चे। तो हमें क्या करना है, उनकी सोशल लाइफ को बिल्ड करना है, हमें समाजीकरण का विकास करना है। उसके बाद देखिए खेल भावना को बढ़ावा देना है, कि उनके अंदर भी खेल भावना बढ़े, वो भी खेलों में पार्टिसिपेट कर पाए, एक अच्छा एथलीट बन पाए, समझ रहे हो आप, खिलाड़ी बन पाए। तो ये क्या है, उद्देश्य है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा की, आपको पता होना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका। जो अलग अलग प्रोफेशन होते हैं, पेशेवर होते हैं, उनकी क्या भूमिका रहती है ऐसे बच्चों के लिए, जिनको बोलते हैं CWSN या विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चे। समझ आया आपको? तो अलग अलग पेशों की यहाँ पर हम बात करेंगे, प्रोफेशन की हम बात करेंगे जो इन्हीं बच्चों के लिए काम करते हैं। तो पहला है भाई परामर्शदाता, जिसको हम काउंसलर भी बोलते हैं। ठीक है, काउंसलर क्या करता है भाई, बच्चे को और जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है ओपनली, ताकि
जो पेरेंट्स है उनका मन भी हल्का हो अपने बच्चे को लेकर, वो थोड़ा टेंशन फ्री रहे, और जो बच्चा है जो जिस प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है, तो उसको वो अपनी कमी ना माने, बल्कि लाइफ में आगे बढ़े। यही कौन समझाता है? ये परामर्शदाता समझाता है। तो ध्यान से देखो भाई, तो बच्चों और उनके परिवारों को मानसिक और भावनात्मक सहयोग देना है ना, हमें इमोशनल सपोर्ट देना है और मानसिक सपोर्ट देना है। मानसिक और भावनात्मक सहयोग का मतलब समझते हो कि उनको समझाना है, कैसे हमें काम करना है उन बच्चों के लिए, ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ। तो इसको बोलते हैं मानसिक सपोर्ट, समझ रहे हो? ताकि उसका मानसिक विकास करते हैं ये परामर्शदाता। और भावनात्मक यानी इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं। बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उनके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करते हैं ये। कि जो एक प्रोफ़ेशन है यानी परामर्शदाता का, वो क्या करता है बेसिकली बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाता है ना? उसको समझाता है कि आप किसी से कम नहीं हो, आप भी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो, आपको ये करना चाहिए, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मतलब एक तरह से वो सलाह देता है कि ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ा जाए, आपको इस प्रॉब्लम के साथ। जिससे पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं, बच्चा भी खुश हो जाता है, वो समझता है चीज़ों को, और इससे क्या होता है उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। और मानसिक स्वास्थ्य, जो बच्चा उसको लेकर अपना टेंशन लेके बैठा हुआ था, मानसिक समस्या उसको आ रही थी, पेरेंट्स को भी मानसिक समस्या आ रही थी, तो उनका मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है, ठीक है? मेंटल हेल्थ ठीक होती है। तो ध्यान रखना परामर्शदाता करता है ये। और जो व्यवहारिक समस्याएँ आती है ना, इसको बच्चों को, तो उन व्यवहारिक समस्या को समझने और हल करने में भी सहयोग करता है। बच्चा कई बार उसका जो बिहेवियर होता है वो ठीक नहीं होता है, वो चिड़चिड़ा भी रहता है कई बार, है ना? तो वो जो व्यवहारिक समस्या है, उसको भी समझता है कि बच्चे के संग बच्चा ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। फिर उसको हल करता है उसी के हिसाब से। ये सारा काम जो है परामर्शदाता को होता है, और मैं पहले बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि जो अलग-अलग पेशेवरों की भूमिका क्या है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना। अब आगे मैं बात करूँ व्यावसायिक चिकित्सक यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो बच्चों की जो दैनिक जीवन की गतिविधियाँ होती हैं, एक बच्चा क्या ही करता होगा दैनिक जीवन में अपने डेली रूटीन में? वो लिखता होगा, खाता होगा, कपड़े पहनता होगा, सही बात है। लेकिन जो CWSN वाले बच्चे होते हैं ना, कई बार उनको ये बेसिक प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जो मतलब नॉर्मल बच्चों को आसान लगती है, ये नॉर्मल ही तो है। लेकिन ये इन बच्चों को ये कई बार ये प्रॉब्लम भी आती है। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? तो कहने का मतलब ये है, जो व्यावसायिक चिकित्सक होता है, कि दैनिक जीवन की जो गतिविधियाँ होती हैं, जो हम डेली लाइफ में करते हैं, लिखना, खाना, कपड़े पहनना, तो इन क्षमताओं को सुधारने का काम करता है उस बच्चे के लिए, ठीक है? और उनकी मोटर कौशल को सुधारने का काम करता है। मोटर कौशल वही गामक कौशल, यानी उनकी गतिविधियों को इम्प्रूव करता है, वो एक्टिविटी कर पाए, अपने हाथ-पैर मूवमेंट कर पाए, वो दौड़ पाएँ, चल पाएँ, लिख पाएँ। ये सब हमारी मोटर कौशल होती है, तो उनको इसको सुधारने का काम करता है। आगे देखो भाई, मैं बात करूँ भौतिक चिकित्सक की यानी फिजिकल थेरेपिस्ट की, तो बच्चों की शारीरिक क्षमताओं को सुधारने पर ध्यान देता है कि जो बच्चा है, उसकी शारीरिक क्षमता में सुधार आए, और मांसपेशियों की ताकत और संतुलन को सुधारने के लिए व्यायाम और तकनीक का उपयोग करता है ना? मान लो कि जो बच्चा है, उसको वो किस प्रकार की गति नहीं कर पा रहा है, तो उस हिसाब से क्या करा जाता है, उसको व्यायाम बताए जाते हैं और तकनीक बताई जाती है किस प्रकार से उस पर्टिकुलर गतिविधि को वो करेगा, व्यायाम को करेगा, है ना? और ताकि जो है मांसपेशियों की ताकत बढ़े और उसके शरीर में संतुलन बने मांसपेशियों और मस्तिष्क के बीच में, या 2 अलग-अलग मांसपेशियों के बीच में, है ना? जैसे कि मान लो मुझे हाथ के साथ अपनी लेग की मूवमेंट करनी है, लेकिन अगर मेरा मस्तिष्क और मेरे जो पैर है, जो लेग है, जो मेरा हैंड है, इसके बीच में संतुलन नहीं होगा, तो मैं कैसे करूँगा? पता चला जब मुझे लेग उठाना था, जब मैंने हाथ नहीं उठाया, जब मुझे हाथ उठाना था मुझे मैंने लेग नहीं उठाया। तो कहने का मतलब ये है, इसी को क्या बोलते हैं, हम संतुलन बोलते हैं। तो ताकत और संतुलन को सुधारने के लिए क्या करा जाता है, ये जो अपना भौतिक चिकित्सक है, ये व्यायाम और तकनीक का उपयोग करवाता है बच्चे को, ताकि जो है उसकी मांसपेशियों की ताकत भी बढ़े और उसकी बॉडी में संतुलन भी आए, ठीक है? और चलने और अन्य शारीरिक गतिविधियों में सुधार करने में मदद करता है ये, ताकि बच्चा जो है वो चल भी पाए ढंग से और बाकी शारीरिक गतिविधियाँ भी कर पाए, ठीक है? कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए काम करते हैं ये व्यावसायिक चिकित्सक, बाकी ये जो है चलना, दौड़ना, शरीर का संतुलन बनाना और बाकी जितनी भी शारीरिक गतिविधि होती है उसमें मदद करते हैं। अगला है वाक चिकित्सक। वाक का मतलब होता है स्पीच, मतलब कि जो बच्चा है उसको बोलने सुनने में जो प्रॉब्लम आती है उसको सुधारना है। तो देखिए भाई, जो बच्चे हैं उनकी बोलने, सुनने और भाषा को समझने की जो क्षमता है उसको सुधारने में मदद करते हैं कौन? वाक चिकित्सक। कई बार बच्चा जो होता है ना वो बोल नहीं पाता है, बोलता भी है तो बड़ा अटक-अटक के बोलता है, तोतला के बोलता है, उसकी लैंग्वेज दूसरों को समझ नहीं आती है ना? और बल्कि वो दूसरों की भाषा को भी समझ नहीं पाता है। तो ऐसे में उनकी जो स्पीच प्रॉब्लम है ना, उनकी जो सुनने समझ और
बोलने की जो क्षमता है उसको सुधारने का काम कौन करता है? वाक् चिकित्सक ही करते हैं। तो जिन बच्चों को वाणी से रिलेटेड नहीं, बोलने से संबंधित समस्याएं होती है, उनके लिए क्या करती हैं, ये अलग अलग संचार तकनीक यानी कम्युनिकेशन टेक्निक्स को डेवलप करते हैं। किनके लिए? ऐसे बच्चों के लिए जैसे उनको प्रॉब्लम्स है वैसे ही उनके लिए एक संचार मॉडल बनाया जाता है, एक संचार तकनीक डेवलप करी जाती है। किनके थ्रू? इन वाक् चिकित्सक के थ्रू। समझ रहे हो आप? और अभ्यास का उपयोग कराया जाता है ताकि ये भी क्या कर पाए, संचार कर पाए अपने आसपास के लोगों से, अपने पेरेंट्स से। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। आगे बात करते हैं विशेष शिक्षा शिक्षक, यानी जो विशेष शिक्षा शिक्षक समझते हो आप, स्पेशल एजुकेशन टीचर, आपके स्कूल में भी होगा ये। तो बच्चों की विशेष शैक्षिक जरूरतें, अब जो बच्चे हैं इनकी एक अलग से शैक्षिक जरूरतें होंगी बाकी बच्चों के मुकाबले, समझ रहे हो आप? तो विशेष शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलित पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। तो जो ये विशेष शिक्षा शिक्षक होता है ना, जिसको हम स्पेशल एजुकेशन टीचर बोलते हैं, वो क्या करता है, जैसे बच्चे की नीड्स है ना उन्हीं के हिसाब से एक बिल्कुल पाठ्यक्रम तैयार करता है, मतलब सिलेबस तैयार करता है जैसे जो उनके लिए ही बना हो। ठीक है, और प्रत्येक बच्चे की हमें व्यक्तिगत क्षमता को ध्यान में रखना होता है और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होता है जब हम उनको क्या है, पढ़ाई करवाते हैं तब। कहने का मतलब जब उनको पढ़ाई करवाएं तो हमें क्या करना है, हर बच्चे की व्यक्तिगत क्षमताओं को हमें बारे में हमें पता होना चाहिए और उनकी आवश्यकताएं क्या है हमें पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप बोले जा रहे हो 10 बच्चों को समझ आ रहा है बाकियों को समझ नहीं आ रहा, तो गलत है। तो आपको क्या करना है, उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं के बारे में समझना है, उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, और बच्चों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ध्यान रखना है, जो विशेष शिक्षा शिक्षक होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, पढ़ाई के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू उनको आत्मनिर्भर बनाते हैं, डिपेंडेंट नहीं बनाते बल्कि इंडिपेंडेंट बनाते हैं और आत्मविश्वासी बनाते हैं, यानी उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी आ जाता है। तो ये कब आएगा, जब हम उनकी क्षमताओं को समझेंगे, उनकी आवश्यकताओं को समझेंगे, उस हिसाब से हम उनको पढ़ाई कराएंगे। उनको हम थोड़ा अलग ना समझे कि उनको ये ना समझ पाए कि उनके अंदर कुछ कमी है ना, वो जैसे उसी के हिसाब से उनको पढ़ाया जाए ताकि वो भी क्या है, जिंदगी में उनको लगे कि हाँ हम अलग नहीं, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये काम किसका होता है, विशेष शिक्षा शिक्षक का होता है। मैं यूं कहूँ कि बच्चों का जो मोरल अपलिफ्टमेंट होता है वो कौन करते हैं, यही करते हैं। शारीरिक शिक्षा शिक्षक है ना भाई, फिजिकल एजुकेशन टीचर, ये पता होगा आपको वैसे भी। तो बच्चों की शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने और फिटनेस को सुधारने में मदद करता है। ठीक है भाई, क्या बोला मैंने, बच्चों की जो शारीरिक क्षमता है उसको बढ़ाना है और उनकी जो फिटनेस है उनको हेल्दी बनाने का काम कौन करता है, शारीरिक शिक्षा शिक्षक करता है। तो खेल और गतिविधियों के माध्यम से टीम वर्क सिखाता है उनको, आत्मविश्वास बढ़ाता है और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करते हैं। ये जो टीचर्स होते हैं, है ना, टीम वर्क कब बनता है, जब टीम बनाई जाती है ना, ग्रुप्स बनाए जाते हैं तो बच्चे टीम वर्क भी सीखते हैं। तो टीम वर्क, आत्मविश्वास, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक करना, तो प्रोत्साहित करने का काम किसका होता है, शारीरिक शिक्षा शिक्षक का होता है। और गतिविधियां जो होती है ना, वो बच्चों के शारीरिक क्षमता के हिसाब से ही होती है और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से ही होती है। कहने का मतलब है, जो नियम, मान लो फुटबॉल ही खिला रहा है टीचर, और फुटबॉल जो है नॉर्मल जो मैच है 15 मिनट का होता है नॉर्मल बच्चों के लिए, मान लो, है ना। लेकिन जब इन बच्चों की बात आएगी तो हम कुछ कम ही कर सकते हैं, मान लो वो गेम 10 मिनट का कर सकते हैं, 8 मिनट का कर सकते हैं, रूल्स कुछ बदल सकते हैं हम, जो इन्हीं बच्चों के हिसाब से हो, इनकी रुचियों के हिसाब से हो और इनकी ही क्या हो, जितनी भी जो इनकी फिजिकल लिमिट है, जो शारीरिक क्षमता है, उसी हिसाब से हमें क्या करना है, अनुकूलित कर लेना है, ध्यान रखना। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? अब मान लो कोई, हम ऐसे बच्चों को फुटबॉल खिला रहे हैं जो कि मान लो उनको दिखाई नहीं देता, तो हम क्या करें, उनको फुटबॉल खिलाना है और उनका मन भी है फुटबॉल खेलने का। तो हम क्या करते हैं, ऐसे कुछ ऐसे फुटबॉल का अरेंजमेंट करते हैं जिसमें आवाज आए, क्योंकि वो देख नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं, तो उसमें साउंड आना चाहिए जब वो चले, मूवमेंट करे बॉल, फुटबॉल। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं जो जो देख नहीं सकते, वो सुन तो सकते हैं, तो उस फुटबॉल को उसकी आवाज से क्या करते हैं, उसका पीछा करते हैं। समझ रहे हो? तो ऐसे ऐसे क्या करना है, वो उन्हीं के हिसाब से अनुकूलित करना है, अडेप्ट करना है चीजों को। आगे चलो, अब आगे मैं बात करता हूँ अक्षमता शिष्टाचार की, कि अक्षमता शिष्टाचार क्या होता है। अक्षमता शिष्टाचार का मतलब सिंपल सा होता है कि जब हमारे सामने सीडब्ल्यूएस वाले बच्चे हो या उनसे मिल रहे हो, तो हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, कौन सी आदतें हमारे अंदर होनी चाहिए, जिससे उनको ऐसा ना लगे कि भाई हमारे साथ ये रूड हो रहा है ना, हमारी इज्जत नहीं कर रहा है ये, है ना, हमें समाज से अलग समझ रहा है। तो ऐसा उसको महसूस ना हो तो हमें क्या करना चाहिए, उसी वही हम सीखते हैं अक्षमता शिष्टाचार के अंदर। देखिए, अक्षमता शिष्टाचार उन दिशा निर्देशों का एक समूह है जो विशेष रूप से जो विकलांग या असक्षम व्यक्ति हैं उनके साथ सही तरीके से संपर्क करना और बातचीत करने के संबंध में होते हैं। कहने का मतलब है कि उनके संग हम कैसे बातचीत करें,
उनके साथ हम कैसे कांटेक्ट में आए, है ना, मतलब कैसे जब हम उनसे मिल रहे हैं तो हमें क्या दिशा निर्देश को फॉलो करना है, मतलब जो इनके लिए बनाया गया है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो भी हम पढ़ेंगे आगे कि हमें कैसे के साथ कैसे बिहेव करना है और किस प्रकार से करना है ताकि उसे प्रॉब्लम ना हो, उसे परेशानी महसूस ना हो। तो कहने का मतलब ये है जो विकलांग और अक्षम व्यक्ति है उसके साथ सही तरीके से मिलना, उससे बातचीत करने का जो रूल्स रेगुलेशंस है उसी को क्या बोला जाता है, अक्षमता शिष्टाचार बोला जाता है। आगे देखिए, इसका उद्देश्य बेसिकली सिंपल सा है कि जो विकलांग व्यक्ति है ना, उनके साथ सम्मानपूर्वक यानी रिस्पेक्टफुल और विनम्रता से संवाद करना है। मतलब कि हम शांति से बहुत काइंड रह के क्या करना है उनसे, हमें संवाद करना है, कन्वर्सेशन करना है। ये इसका क्या है उद्देश्य अक्षमता शिष्टाचार का, ताकि वे आत्मसम्मान महसूस करें और समानता का अनुभव वो कर सके कि हाँ हम भी क्या है बाकी सबकी तरह इक्वल है और हमारे भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट ये महसूस कर पाए वो बच्चे। ठीक है, आगे देखिए, सकारात्मक और ऊर्जावान रवैया, ये पहला शिष्टाचार है। क्या है ये पहला शिष्टाचार है जिसमें हमारा जो पहला शिष्टाचार क्या है, सकारात्मक और ऊर्जावान रवैया हमें रखना है सी डेविएशन वाले व्यक्ति या बच्चे के लिए। तो व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा और दृष्टिकोण के साथ विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति से संपर्क में आना चाहिए, संपर्क करना चाहिए, है ना। जो दृष्टिकोण है वो मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, मतलब कि जब आप मिल रहे हैं तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो दृष्टिकोण है वो कैसा होना चाहिए, मित्रता भरा होना चाहिए। आप ये मान के चलो कि अपने दोस्त से आप बात कर रहे हो, वैसे आपका बिहेवियर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप यार उसको देखकर आप उसकी ज्यादा मदद करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब कि अधिक सहानुभूति नहीं दिखानी है, वरना उसको पता है क्या लगेगा कि ये तो मेरे को ज्यादा सिंपैथी दिखा रहा है क्योंकि मेरे संग ये प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे को क्या कर रहा है, ये मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है वैसे वाली। तो ऐसा उनको महसूस नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना है, ऐसे हम नॉर्मल बच्चों से बात करते हैं वैसे हमें इनसे बात करनी है, मतलब एक तरह से मैत्रीपूर्ण होना है हमें बिल्कुल। हमें ज्यादा सिंपैथी नहीं दिखानी, अरे यार बेचारा इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, ऐसा हमें नहीं बोलना है, समझ रहे हो आप। तो या कुछ मामलों में डर भी नहीं दिखाना चाहिए, है ना, मतलब उनको बेचारा वगैरह उनको हम रूड नहीं हमें बोलना है, हमें एनर्जेटिक रहना है, लेकिन ये नहीं दिखाना है हम एनर्जेटिक तो है लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम उन पे गुस्सा हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चलिए, संचार की बात करो जो कि दूसरा शिष्टाचार है। तो संबंधित व्यक्ति से सही तरीके से बातचीत करनी चाहिए भाई हमें, है ना। और संप्रेषण दो तरफा होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि बस आप ही बोले जा रहे हो, ये नहीं बस आप ही बोले जा रहे हो, नहीं, आपको सामने वाले को ही बोलने का मौका देना है, यानी उसको बोलने का मौका आपको देना है। तो यार इसलिए बोला गया जो संप्रेषण है वो दो तरफा होना चाहिए। संप्रेषण मतलब एक कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, सीधे व्यक्ति से बात करना, उसके साथ जाने वाले व्यक्तियों से नहीं, उसके साथ संबंध स्थापित करना हमें चाहिए। कहने का मतलब है कि जो एक व्यक्ति है वो व्हील चेयर पर है, एक व्यक्ति जो है वो व्हील चेयर पर है ना, और उसके साथ और कोई भी है और आप गए उसके पास, तो आप क्या कर रहे हो, उस व्हील चेयर पे बैठे व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हो आप जो उसके साथ है उससे बात कर रहे हो। तो उसको पता क्या लगेगा कि मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, इसलिए मेरे से कोई बात नहीं करता, वो अकेला क्या महसूस करेगा। तो जो संचार है, संप्रेषण है, वो दो तरफा होना चाहिए, लेकिन आपको किससे बोलना है, उसी व्यक्ति से बोलना है जो जो उस प्रॉब्लम से ग्रसित है। ये ध्यान आपको रखना है, ना कि जो उसके साथ जाने वाला व्यक्ति उसके साथ आपको नहीं बोलना है। और एक अच्छा रिलेशन आपको स्टैब्लिश करना है। यदि आवश्यक हो तो संचार पुस्तक या संचार उपकरण का उपयोग करें। अगर मतलब जरूरी हो तो आप मान लो संचार करने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, संचार पुस्तक होते हैं जो इनके लिए अलग ही बनाई जाती है। संचार पुस्तक मतलब बातचीत करने का एक अलग तरीका होता है इनका। तो अगर अवेलेबल हो या पॉसिबल हो तो आप संचार पुस्तक या संचार उपकरण जो इनके लिए बनाए जाते हैं उसी का प्रयोग आप कर सकते हो। ठीक है, और अपना स्वर आपको धीमा ही रखना है, मतलब आपको रूड नहीं होना है, थोड़ा चिल्ला के नहीं बोलना, आपको बहुत नम्र आवाज में धीरे से बोलना है, बहुत धीमा आपका स्वर होना चाहिए और व्यक्ति के साथ धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से संवाद करें, है ना, धीरे धीरे बिल्कुल क्लियरली संवाद करें ताकि उसको भी आपकी बातें समझ जाए और आपको भी उसकी बातें समझ जाए, और उन्हें जवाब देने का समय दे। ये नहीं कि आपने बोल दिया वो थोड़ा धीरे रुक रुक के बोल रहा है वो, है ना, या थोड़ा सोच के समय ले रहा है फिर बोल रहा है, तो आपको वेट करना चाहिए, है ना, आपको वेट करना चाहिए उन्हीं के हिसाब से, उनको थोड़ा समय देना चाहिए बोलने का, ताकि उन्हें थोड़ा अलग महसूस ना हो, है ना भाई, कि बस आप ही बोले जा रहे हैं। आगे देखो, यदि आवश्यक हो तो कहें कि वह व्हील चेयर का उपयोग करती है और अपना अपंग, बहरा, गूंगा या मंद बुद्धि जैसे नकारात्मक ही जो अपमानजनक शब्द है ना, इनका उपयोग ना करें, बल्कि आपको बोलना तो ये बोलना है कि वो व्हील चेयर का उपयोग करती है या करता है। ये नहीं बोलना है कि वो लंगड़ा है, वो चल नहीं सकता तो इसलिए वो व्हील चेयर पे चलता है, नहीं, ये बहुत बेकार चीज है, ऐसे आपको नहीं बोलना है, उसको अच्छा नहीं लगेगा।
इसलिए शारीरिक रूप से विकलांग या दिव्यांग जैसे शब्दों का उपयोग करने से बचे, है ना भाई। हम बोल देते कि भाई शारीरिक रूप से विकलांग है या दिव्यांग है, ऐसा आपको यूज नहीं करना है, बचना है इन शब्दों से, ठीक है। आगे देखो भाई, सामाजिक शिष्टाचार। सामाजिक मतलब क्या होता है? जहाँ पर हम दोस्त बना रहे होते हैं, हम बातचीत कर रहे होते हैं बाकी लोगों से, इसी को क्या बोलते हैं? सामाजिक रहना बोलते हैं। तो सामाजिक शिष्टाचार क्या कहता है? ध्यान से सुनना। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो परिवेश है उसको अक्षमता के अनुकूल और आरामदायक बनाएं। मतलब जो माहौल है वो कैसा बनाना है हमें? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के हिसाब से बनाना है। परिवेश जो है उन्हीं के हिसाब से होना चाहिए, उनकी अक्षमता के हिसाब से होना चाहिए और आरामदायक होना चाहिए। और सहायता की पेशकश केवल तभी करें जब व्यक्ति को इसकी आवश्यकता प्रतीत हो। हमें क्या करना है? सिंपैथी नहीं दिखानी है, हमें ज़्यादा मददगार नहीं बनना है। जब उसको ज़रूरत हो तभी जो है आपको करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो एक वैसा व्यक्ति है जिसको चलने में प्रॉब्लम होती है, बट वो चल लेता है और व्हीलचेयर का उपयोग वो करता है। अगर मान लो उसका मन है कि वो खड़ा होना चाहता है, तो आप उसको व्हीलचेयर से उठाने की मदद कर सकते हो, है ना? ये नहीं कि वो व्हीलचेयर में बैठा हुआ है, उसका मन भी नहीं है उठने का, आप जा रहे हो, उठा दे रहे हो उसको, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको मदद की पेशकश जभी करनी है जब वो हमें दिखे कि हाँ, उसको मदद चाहिए। अपनी ओर से निर्णय लेने और निर्णय लेने की व्यक्ति की क्षमता को स्वीकार करे और उसका सम्मान करे। ठीक है भाई? तो अपनी ओर से निर्णय लेना भाई, कि हाँ, ये अपने ओर से निर्णय ले सकते हैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए अगर हमें सही लग रहा है। बाकी निर्णय लेने की जो व्यक्ति की क्षमता है उसको स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कि हमें इसके जो डिसीज़न होते हैं वो तो बेकार है, कोई नहीं सुनेगा, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? ध्यान रखना है। और उसका हमें सम्मान करना है, ठीक है? मान लो कि गैदरिंग है, उसमें ऐसे लोग भी बैठे हैं जो सीडब्ल्यूएस है ना और बाकी नॉर्मल लोग भी बैठे हैं। तो हमें उनको भी उतनी ही तवज्जो देनी है, उनके डिसीजंस को उतनी ही हमें रिस्पेक्ट करनी है, वही वाली बात यहाँ पर करी जा रही है। और कभी भी उन्हें शारीरिक या मौखिक रूप से धमकाएँ ना। ना ही आपको फिजिकल तौर पर उनको धमकाना है ना? आपको वो ऐसे मुक्का या लात वगैरह नहीं दिखानी, इसको बोलते हैं शारीरिक रूप से धमकाना। या आप कह लीजिए मौखिक रूप से आपको गाली वगैरह नहीं देनी है, रूड नहीं होना है, तो ऐसा आपको धमकाना नहीं है ना भाई? और जो उनके उपकरण हैं उनके साथ उनको क्या है, कभी ना खेलें। कहने का मतलब है कि कोई भी उपकरण हो सकता है जिसका उपयोग ये करते हैं अपनी प्रॉब्लम से डील करने के लिए, तो उसके साथ आपको मज़ाक नहीं करना है, खेलना नहीं है। आगे देखिए, शारीरिक शिष्टाचार। उचित और संभव होने पर असक्षम बच्चों के साथ आँख की सीध में बैठे या खड़े हों। है ना? जैसे कि मतलब आपसे बात कर रहे हो, तो क्या करना है आपको? बिल्कुल सीध में खड़ा होना है, उसको आई कॉन्टैक्ट आपको बनाना है। उसके साथ आपको आई कॉन्टैक्ट बनाना है, आँख से संपर्क करना है आपको, असक्षम व्यक्ति से कभी भी दूर ना रहे, है ना? ये नहीं कि थोड़ा दूर होके बात कर रहे हो, थोड़ा पास जाए, आई कॉन्टैक्ट बना के रखें ताकि उसको भी लगे कि हाँ, ये व्यक्ति जो है मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है। किसी व्यक्ति के सिर पर थपथपाने या उसकी व्हीलचेयर या छड़ी को छूने से बचना है आपको। किसी व्यक्ति को थपथपाना नहीं है, ऐसे उसकी व्हीलचेयर या छड़ी को छूना नहीं है वरना उसको अच्छा नहीं लगता। तो विकलांग लोग अपने उपकरणों को अपने निजी स्थान का हिस्सा मानते हैं, आपको पता है ना? जो ये व्यक्ति होते हैं, जो सीडब्ल्यूएस वाले बच्चे होते हैं, इनके लिए जो उपकरण होते हैं ना ये, इनके लिए भाई बहुत ये इम्पोर्टेंस रखते हैं इनकी लाइफ में, तो इनके साथ कभी भी मज़ाक आपको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल निजी स्थान के समान इसको ये मानते हैं, ठीक है? समझ रहे हो आप? तो इसी के साथ जो आपका ये चैप्टर है ये फिनिश हो जाता है। हमने सारे टॉपिक देखे हैं जो आपके इस चैप्टर के अंदर दे रखे हैं। और अगर कोई टॉपिक आपको प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं आपको बता दूँगा कमेंट में ही। बाकी कुछ आपकी क्वेरी रहती है तो आप इंस्टाग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं, यूज़र नेम आपके सामने है। और वीडियो पसंद आई तो क्या करना है भाई, सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करना है वीडियो को, कमेंट करना है प्यारा-सा और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।